हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगी कि इस वीडियो का लाइक टारगेट 2 की है और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने हैं ताकि मैं इसका अगला पार्ट बहुत जल्द आ सकूं। सो प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें में। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि किनान को अजूरा होली लैंड की तरफ से एक टास्क दिया जाता है और वो टास्क ये होता है कि किनान को वुजोंग सीक्रेट आइलैंड पे जाना होगा जहाँ पे उसे कई सारे ट्रेजर्स को इकट्ठा करना होगा। अब वो इसलिए भी उस आइलैंड पे जाने को तैयार हो जाता है क्योंकि एल्डर यांग ने जो उसकी स्टोन रिवॉर्ड्स देकर के मदद की थी उसके बदले में उन्हें फेवर लौटाना चाहता था। जब वो एल्डर उससे कहते हैं कि उन्हें खास तरह के लोटस ट्रेजर की जरूरत है जो कि उसी सीक्रेट आइलैंड पे ही उगता है, तो किनान उनके फेवर लौटाने के लिए उस आइलैंड पे जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब यहीं से ही एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे हम देखते हैं किनान और म्याओ म्याओ के साथ बाकी सभी भी उस आइलैंड के ओपन होने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी यहाँ किनान पे वो जाओजी अचानक से हमला करता है। ये जो बंदा जाओजी होता है वो पूरी तरह से उस बिलान के वश में होता है क्योंकि बिलान ने इसे हराने के लिए इस पे अपनी हिप्नोटिज्म विद्या का यूज किया होता है। वो पूरी तरह से जाओजी को अपने वश में कर चुकी होती है, इसीलिए वो जाओजी यहाँ किनान को देखती ही उस पे कूद पड़ता है कि तभी वहाँ जाओजी का भाई शाओजी आ जाता है जो कि उसे रोकने के लिए उस पे अपनी कल्टीवेशन की पावर का यूज करता है और अपने भाई की इस हरकत के लिए किनान और उसके दोस्तों से माफी मांगता है। कि तभी वहाँ पे एक नए बंदे की एंट्री होती है, इसका नाम शिंडे है। ये यहाँ जाओशी को कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ इस किनान के साथ इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। इसने हमारे ग्रुप लीडर बिलान के साथ क्या किया था उस इनरोलमेंट सेरेमनी में, और जो हमारी लीडर को ऑफेंड करेगा उसके साथ तुम्हें पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ इन दोनों ग्रुप्स के बीच तू मैं शुरू हो जाती है। इनके इस बहसबाजी को देख करके सभी लोगों में खुसुर फुसुर चालू हो जाती है कि शिंदे तो कहीं भी और कुछ भी बोल पड़ता है। इसके पास इतनी ज्यादा पावर है कि एल्डर्स भी इसके मुंह नहीं लगते और लगता है कि शिंदे ने अपना नया शिकार बना लिया है इस किनान को। लेकिन ये जो किनान है जो अभी अभी इस अजूरे होली लैंड में आया है ये कुछ ज्यादा ही शांत और चुपचाप रहता है। पता नहीं ये शिंदे का मुकाबला कैसे कर पाएगा। कि तभी वहाँ पे एल्डर की एंट्री होती है जो कि इन दोनों ग्रुप्स को शांत करवाते हैं और उनसे कहते हैं कि जल्द ही वुजोंग सीक्रेट आइलैंड का जो बैरियर है वो ओपन होने वाला है। इस सीक्रेट आइलैंड में जो जाने वाले पार्टिसिपेट है उनको ये बता दिया जाता है कि ये जो सीक्रेट आइलैंड है वो 1 घंटे के सिर्फ क्वार्टर पार्ट तक ही खुला रहेगा, मीन्स की 15 मिनट तक ही ओपन रहेगा और 15 मिनट के बाद वो समुद्र के गहराइयों में वापस से क्लोज्ड हो जाएगा। और अगर तुम सभी समुद्र की उस गहराई में अपने आप को दफन नहीं करवाना चाहते तो तुम्हें दिए गए वक्त के अंदर ही अपने सारे ट्रेजर्स को ढूंढ करके यहाँ पे वापस आना होगा। साथ ही उस आइलैंड पे रुकने के लिए इस रूल को तुम्हें सबसे ज्यादा फॉलो करना होगा, वरना अगर तुम में से कोई उस समुद्र की गहराई में फंस गया तो हमारे लिए तुम्हें ढूंढ पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा और फिर पता नहीं तुम कितने दिनों, साल और महीनों तक उसी में ही कैद रहोगे। आगे उस सीक्रेट आइलैंड का बैरियर हटता है और फिर एल्डर जो होते हैं वो ये कहते हुए सबको एक एक टोकन दे देते हैं कि वो जो सीक्रेट आइलैंड है वो खतरों से भरा हुआ है, इसलिए जो टोकन तुम्हें दिया गया है इसे तुम्हें अपने पास संभाल के रखना होगा। 15 मिनट के बाद ये टोकन अपने आप ही ब्लिंक करने लगेगा और फिर तुम सभी को सही सलामत यहाँ पे वापस ले आएगा। इसीलिए भूल कर भी इस टोकन को गुमा मत देना क्योंकि इस टोकन में कुछ ऐसे इफेक्ट्स डाले गए हैं जो कि तुम्हारे सामने आने वाले ऑब्स्टिकल को अवॉइड कर देंगे और उस आइलैंड में तुम्हें कोई भी हार्म पहुंचाने वाली जो चीजें तुम्हारे करीब आएंगी उससे तुम्हें सेफ रखेगा। अब आगे सबसे पहले यहाँ पे उस आइलैंड के अंदर जाने वाला वही शिंडे होता है जो कि किनान को ये वार्निंग दे करके अंदर चला जाता है कि तुमने हमारे ग्रुप में से किसी ऐसे बंदी को ऑफेंड किया है जिसे तुम्हें कभी भी नाराज नहीं करना चाहिए और एक बार तुम उस सीक्रेट आइलैंड के अंदर आओ तब तुम्हें मैं बताता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। आगे उन सभी के जो टोकन होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उनके अराउंड एक शील्ड क्रिएट कर देते हैं जिसके कारण वो पानी के अंदर भी सांस ले पाए। अब बारी बारी से जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट्स होते हैं वो सभी उस सीक्रेट आइलैंड के अंदर एंट्री करते हैं। अब आगे हमें उस सीक्रेट आइलैंड के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किनान को जिस लोटस ट्रेजर की तलाश थी, लोटस जो है वो किनान से बचते बचाते इधर उधर फिर रहा होता है। किनान जो होता है उस ट्रेजर पे अपनी पैनी नजर बनाए रखता है। जैसे ही वो लोटस ट्रेजर इधर उधर छिपने की कोशिश करता है किनान उस पे कूद पड़ता है और फाइनली उस ट्रेजर को कैप्चर कर लेता है। लेकिन वहीं अचानक से किनान पे हमला होता है और ये वही पैगलेट होता है
जिसने तो अपनी जिंदगी का ही यह मकसद बना लिया है किनान को जान से मारना, कि अभी भी वो षड्यंत्रकारी बिलान के वश में जो होता है। यहाँ पे वो किनान को लगातार जान से मारने के लिए उस पे अटैक कर रहा होता है। तभी वहाँ पे किनान पे कोई और पीछे से हमला करता है और ये दूसरा बंदा और कोई नहीं बल्कि शिंदे था। अब यहाँ ये दोनों ही मिलके किनान पे जानलेवा अटैक करने लगते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ किनान को मारने का जो खून सवार होता है वो उसी पगलेट उस जाओजी पे होता है। लेकिन किनान जैसे ही उसके अटैक को डॉज करते हुए उस जाओजी को अपने से अलग करता है। यहाँ पे किनान को मारने के लिए एक दूसरा अटैक वही शिंदे करता है। किनान और इन दोनों के बीच यहाँ पे हमें एक कमाल की फाइटिंग को दिखाया जाता है। यहाँ पे किनान ने उस जाओ शिंदे को ऐसा मारा होता है कि वो वहीं पे घायल हो जाता है। अब इससे पहले कि वो दूसरी बार उस शिंदे का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ता है, यहाँ पे वो जो टोकन होता है वो बस करने लगता है। मतलब कि 15 मिनट का टाइम बीत चुका था और अब किनान को वापस जाना होगा। किनान के अराउंड वही शील्ड का घेरा लग जाता है और वो वापस जाने लगता है क्योंकि वो सीक्रेट आइलैंड का बैरियर अब बंद होने वाला था। लेकिन यहाँ पे जो शिंदे होता है इसने अपनी धूर्त चाल चल ली होती है। वो अपने पास से एक अजीब सा ट्रेजर निकालता है, फिर कुछ ऐसे स्पेल का कास्ट करता है जिसके कारण किनान का वो जो बैरियर शील्ड होता है वो टूट जाता है और वो उसी आइलैंड में फंसा रह जाता है। इधर म्याओ म्याओ जो होती है वो भी उस आइलैंड से बाहर जा रही होती है। उसने भी अच्छे खासे ट्रेजर्स वहाँ पे गेन कर लिए थे। यहाँ म्याओ म्याओ ने अपने आसपास एक इल्यूजन ऑरा को महसूस किया होता है, जिसके कारण वो समझ जाती है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। इसीलिए वो वापस जाने का इरादा वहीं पे तर्क कर देती है। अपने उसी बैरियर शील्ड को तोड़ते हुए वो वापस से आइलैंड के अंदर ही पहुंच जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि उस शिंदो ने अपने मंत्रों का उच्चारण जारी रखा होता है और वो अपने वेपन का यूज करके उस सीक्रेट आइलैंड के चारों तरफ एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है ताकि किनान यहाँ से बाहर निकल ही ना पाए। लेकिन वक्त रहते ही सही यहाँ पे म्याओ म्याओ आ जाती है और वो बैरियर बंद होने से पहले वो किनान के पास पहुंच जाती है। अब आगे वे दोनों अपने आप को एक ऐसी जगह में पाते हैं जहाँ पे उन्हें आसपास सिर्फ अंधेरे के अलावा कुछ नहीं नजर आता। किनान यहाँ पे समझ जाता है कि वो शिंदे द्वारा क्रिएट किए गए एक अजीब से इल्यूजन में फंस चुका है। उस घनघोर अंधेरे में उसे एक भ्रम दिखाई देता है जो कि एक बहुत बड़े वेल का होता है। जो वेल मछली होती है इन दोनों पे अटैक करने के लिए तेजी से इनकी तरफ बढ़ती है कि तभी किनान जो होता है इस अटैक को रोकने के लिए अपने शॉट का यूज करता है और वो जैसे ही उस वेल मछली को परे हटाने के लिए अपनी पूरी ताकत का यूज करता है, देखते हैं कि वो शिंदे ने जो इल्यूजन यहाँ पे क्रिएट किया था वो इल्यूजन वहाँ पे टूट के बिखर जाता है। जैसे ही यहाँ म्याओ म्याओ और किनान जो होते हैं उस इल्यूजन रिल्म से बाहर आते हैं, अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वो सीक्रेट आइलैंड का जो बैरियर था और सारे डिसाइपल्स अब वापस जा चुके थे। यहाँ पे जैसे ही किनान ने उस बैरियर को तोड़ा होता है, वो जो शिंदे होता है वो भी हर्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी इसी हालत में वो किनान पे अपने वेपन से अटैक करता है। लेकिन इसके बीच ही यहाँ पे म्याओ म्याओ उस पे अपने वेपन से अटैक करती है तो वो शिंदे और भी ज्यादा घायल हो जाता है और एक कोने में पड़ा रहता है। आगे किनान उस पे अपनी तलवार रखते हुए धमकी देता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे हाथ में ऐसी सील है जिसके कारण हम यहाँ से सेफली बाहर निकल सकते हैं, इसीलिए अपनी जान की खैर चाहते हो तो मुझे वो सील दे दो। अब ये सुनते ही वो जो शिंदे होता है यहाँ जोर जोर से हंसने लगता है और वो किनान के सामने ही उस शील्ड को तोड़ देता है और किनान से कहने लगता है कि मैं यहाँ से बाहर नहीं जा पाऊंगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुझे भी यहाँ से नहीं जाने दूंगा। आगे उसने पूरी आइलैंड को ही डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी एक चाल चलती होती है। लेकिन यहाँ जो किनान होता है वो उसकी मरती हुई बॉडी पे ही एक और अटैक करता है। अपनी तलवार को वो उसके सीने के आर पार कर देता है। वो शिंदे यहाँ पे मरते हुए सही कुछ अजीब से मंत्रों को बड़बड़ाने लगता है, जिससे उसकी पूरी बॉडी जो होती है वो धुएं में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो किनान से कहता है कि जब मैं यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो ही चुका हूँ तो मैं अब तुम्हें यहाँ से कभी भी बाहर निकलने नहीं दूंगा, तुम्हारे साथ साथ मैं इस पूरे आइलैंड को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। आगे जो उसकी इवल ऑरा की स्पिरिट होती है वो किनान के चारों तरफ चक्कर काटने लगती है और वो किसी पागल की तरह यहाँ पे हंसना शुरू कर देता है। यहाँ पे बैकग्राउंड में हमें किसी और के आने की आहट सुनाई देती है। आज से तो यही लगता है कि यहाँ पे बिलान अब आ चुकी थी, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने देखा था उसे अपने खबरियों द्वारा जैसे ये बात पता चलती है कि किनान उस सीक्रेट आइलैंड में किसी टास्क को करने के लिए गया है, बिलान भी सीक्रेट आइलैंड में आने के लिए तैयार हो चुकी थी। अब इससे पहले कि आगे क्या होता है ये हमें पता चल पाता, ये एपिसोड को यही फिनिश कर दिया जाता है। अब यहाँ से अगले एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ आज के एपिसोड में बहुत ही ज्यादा चीजें दिखाई गई हैं, जिसे समझने के लिए प्लीज आप इस वीडियो को स्किप मत करना।
अब आगे शिंदे ने यहाँ किनान को इस सीक्रेट आइलैंड से ना निकलने के लिए वहाँ पे एक खास तरह का फॉर्मेशन क्रिएट कर दिया था, जिसके कारण बाकी सभी डिसाइपल्स तो 15 मिनट होते ही उस सीक्रेट आइलैंड से बाहर निकल जाते हैं। तो सीक्रेट आइलैंड का दरवाजा बंद हो जाता है, लेकिन शिंदे ने जो खास तरह का फॉर्मेशन लगाया था इसके कारण यहाँ जो किनान होता है वो उसी आइलैंड में कैद होकर रह जाता है। लेकिन वहाँ कुछ तो गड़बड़ है, इसका शक बिलान को पहले ही हो चुका था। वो उस इल्यूजन को समझ जाती है और उस सीक्रेट आइलैंड का दरवाजा बंद होने से पहले ही वो किनान को बचाने के लिए वो भी उसी आइलैंड में फंस जाती है। अब आगे इन दोनों की काफी तगड़ी फाइट होती है, जिसमें वो शिंदे जो होता है वो किनान पे भारी पड़ रहा था, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। जब किनान उसे आड़े हाथों लेता है और उस पे काफी अटैक करता है, शिंदे ने अपनी पूरी सोल को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था और फिर वो ऐसा कदम उठाता है जो कि सिर्फ एक पागल ही कर सकता है। उसने यहाँ पे अपनी स्पिरिट का यूज करके सीक्रेट आइलैंड के जो लॉर्ड्स होते हैं, जो कि काफी सालों से उसी सीक्रेट आइलैंड में हैं, इन लॉर्ड्स को अपनी आत्मा बेच देता है। उस आइलैंड के भीतर हमें एक बहुत बड़ी स्टैचू दिखाई देती है, जो कि उसी सीक्रेट आइलैंड के लॉर्ड्स की थी। यहाँ पे जैसी ही उस मूर्ति के अंदर उस शिंदे की आत्मा जाती है कि तभी उसे ऐसा करने से रोकने के लिए बिलान आ जाती है। हमने यहाँ कभी नहीं सोचा था कि ये यहाँ पे आके किनान के प्रोटेक्शन के लिए उस शिंदे से ऐसा कहेगी। वो उसे कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो जो इस तरह की हरकत कर रहे हो, इससे तुम्हारे साथ साथ हम सब की भी यहाँ जान जाएगी। बिलान जब उस शिंदे को रोकने के लिए उस फॉर्मेशन के अंदर आने के लिए कोशिश करती है, फॉर्मेशन इतना ज्यादा तगड़ा होता है कि वो बिलान जो होती है वो इसे भेद नहीं पाती। उस फॉर्मेशन से धक्का लगते ही वो पीछे चली जाती है। अब आगे उस शिंदे ने जो अपनी आत्मा उस आइलैंड के लॉर्ड को दे दी होती है, इसके कारण अब उस इम्परर लॉर्ड की स्पिरिट जाग जाती है और उस शिंदे की बॉडी पे कब्जा कर लेती है। आगे वो किनान से कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपनी आत्मा को बेचना पड़ेगा तुझसे बदला लेने के लिए, लेकिन तुम्हारा खात्मा करने के लिए मैं अपने आप को इस सिचुएशन में भी फोर्स कर सकता हूँ। जहाँ पे मुझे अपने आप को भी मिटाना पड़े तो भी मैं तुझे मार के ही रहूंगा। आगे जो बिलान होती है वो अभी उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है। वो उसे कहती है कि जल्द से जल्द इस शील्ड को डिस्ट्रॉय करो, मुझे इस फॉर्मेशन के अंदर आने दो, क्योंकि तुमने उस स्पिरिट को जगा दिया है, इसके अंजाम काफी भयानक होंगे। जिसपे वो शिंदे उससे कहता है कि आखिर तुम इस किनान को बचाना क्यों चाहती हो, यही तो तुम्हारा दुश्मन है और ये तुम्हारे लिए ही तो मैं कर रहा हूँ। जिसपे बिलान उससे कहती है कि भले ही ये मेरा दुश्मन है, लेकिन मैं इसकी जान तो नहीं लेना चाहती। जिसपे वो शिंदे उससे कहता है कि तुम इसकी जान नहीं लेना चाहती तो कोई बात नहीं, ने जो ये अपनी आत्मा देकर इस अंडरवर्ल्ड के ये 5 संतों को जगा दिया है, ये जरूर अपनी पावर से इसकी जान ले लेंगे। अब यहाँ सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि किनार और मियाओ मियाओ के ना आने के कारण यहाँ जो रॉन होता है वो जाओसी से कह रहा होता है कि आखिर तुम लोग प्लानिंग क्या कर रहे हो, हमने आखिर वहाँ पे किस तरह का फॉर्मेशन लगाया है जो कि मेरे दोस्त बाहर नहीं निकल पा रहे। जिसपे जाओ शियो से कहता है कि मैं कोई प्लानिंग नहीं कर रहा, मैं तो खुद परेशान हूँ क्योंकि मेरा भाई जाओ जी जो है वो अभी भी उसी सीक्रेट आइलैंड के अंदर ही फंसा है, मैं भी उसे निकालने के लिए ही उसे यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ। कि तभी उनकी नजर उस सीक्रेट आइलैंड के उस फॉर्मेशन पे पड़ती है जहाँ पे भारी भरकम एनर्जी में कोई इस पे प्रेशर डाल रहा था। ये देख कर के एल्डर्स भी डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि उस सीक्रेट आइलैंड के स्पिरिट्स को किसी ने जगा दिया है और फिर उसे इवल स्पिरिट में रिप्लेस कर दिया है। इसीलिए वो तुरंत ही एक डिसाइपल को कहते हैं कि जल्द से जल्द इस बात की खबर एल्डर यांग तक पहुंचा दो, क्योंकि सिर्फ एल्डर यांग ही है जो कि उन फंसे हुए डिसाइपल्स को वहां से बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि उस सीक्रेट आइलैंड के ऊपर एक ऐसा फॉरबिडन फॉर्मेशन लगाया गया है जिसे 4 सिंबल्स डिमन ब्रेकिंग फॉर्मेशन कहते हैं और इस फॉर्मेशन को सिर्फ एक मार्शल मास्टर ही तोड़ सकता है। अब आगे हमें वापस से उसी फॉर्मेशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मियाओ मियाओ किनान की हेल्प करने के लिए वो शिंदे की स्पिरिट को रोके रख रही थी और वो किनान से कहती है कि अभी ही वक्त है उसे हराने का, मैं इसके पावरफुल प्रेशर को रोकने की कोशिश करती हूँ, तब तक तुम्हारे पास टाइम है, तुम उसका मुकाबला करो, लेकिन याद रखना कि मैं इस एनर्जी फोर्स को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगी। इधर किनान जो होता है वो तुरंत ही उस शिंदे से मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ पे वो शिंदे जोर जोर से हंसने लगता है और उससे कहता है कि एक औरत की ढाल के पीछे छुपे बैठे हो, हिम्मत है तो उसका सहारा लिए बगैर मुझसे फाइट करके दिखाओ, तब मैं तुम्हें एक रियल मैन मानूंगा, वरना तो तुम मेरे सामने एक कायर ही हो। आगे इतना कहते ही वो जो शिंदे होता है किनान पे अंधाधुन अटैक्स करने लगता है। किनान उसके अटैक्स को डॉज करता हुआ जब उस शिंदे पे अटैक करता है तो वो जो लॉर्ड की स्पिरिट होती है इस अटैक को डॉज कर लेती है। आगे वो स्पिरिट इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि किनान को एक ही अटैक से काफी दूर फेंक देती है।
पे म्याओ म्याओ जो होती है वो बिलान को कहती है कि तुम यहाँ पे किनान की मदद करने आई थी, यहाँ पे खड़ी क्या हो, उसकी मदद करो। आगे बिलान ने अपने सीक्रेट ट्रेजर्स निकाल लिए होते हैं और वो उस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करने लगती है। जैसे वो शिंदे पे अटैक करती है और उसे एक जगह पे अपने जादू से बांधने की कोशिश करती है, शिंदे उससे कहने लगता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, मैं तुम्हारी ही यहाँ मदद कर रहा हूँ इस किनान को मारने में, तो तुम मुझ पे क्यों अटैक कर रही हो। जिस पे बिलान उससे कहती है कि मैं तुम्हारी जैसी इतनी भी पागल नहीं हूँ, तुम पूरी तरह से सनकी हो, तुम इतना भी नहीं जानते कि ऐसा करके तुम कई लोगों की जिंदगियां खतरे में डाल रहे हो, क्योंकि तुमने इस स्टैचू की जो सील ईरा थी इसे जैसे ही लिफ्ट कर दिया, तुमने एक बहुत ही बड़े परलह लाने की शुरुआत कर दी है। जिस पे शिंदे उसे कहता है कि यहाँ 100 नहीं बल्कि हजारों जाने चली जाएं तो जाएं, ये सारी जो जाने यहाँ पे जाएंगी वो इस बड़े से स्टैचू के लिए सेक्रीफाइस ही होंगी, और इस स्टैचू की डिमोनिक स्पिरिट को जगाने के लिए इतना बलिदान तो बनता है। इतना कहते हुए वो उसके मैजिकल बंधन को तोड़ देता है। इधर दूसरी तरफ म्याओ म्याओ के लिए भी उस एनर्जी प्रेशर को अब संभाल पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। अब आगे यहाँ पे सिचुएशन काफी ज्यादा गर्मा गर्मी में फैल जाता है। आगे क्या होने वाला है ये हम जान पाते कि अचानक से सीन कट होता है और हमें किनान के सबकॉन्शियस माइंड को दिखाया जाता है, जिसके अंदर हमें उसी ब्रॉन्ज मिरर की गॉडेस को देखते हैं, जो कि बाहर ये सब जो घटना घट रही होती है उसे एब्जॉर्ब कर रही थी, और वो समझ जाती है कि किनान को बचाने के लिए अब उसे ही उसकी मदद करनी होगी। अब आगे उसने किनान की मदद करने के लिए वो एनर्जी जो प्रेशर होता है उसे हटा दिया होता है, जिसके कारण अब किनान और म्याओ म्याओ दोनों मिलकर ही उस शिंदे से फाइट कर सकते थे। अब आगे ये दोनों ही मिलकर के उस शिंदे पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उस शिंदे ने अपनी अगली चाल चल दी होती है। वो अपनी एनर्जी को इस तरह से रीजनरेट करने लगता है कि हम वहाँ पे एक बहुत बड़ी ग्रीन एनर्जी को बाहर निकलता देखते हैं। ये एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो शील्ड को ही तोड़ देती है। आगे इस ब्लास्ट से इतनी ज्यादा तबाही मचती है कि हम उस शिंदे को भी देखते हैं कि वो औंधा पड़ा होता है। इधर किनान भी जो होता है वो भी बेसुध हालत में पड़ा था। और शील्ड के टूटते ही यहाँ बिलान किनान के पास आती है और वो उसे उठाने की कोशिश करने लगती है। और पहली बार ये सीन देखा जा रहा है कि एक दुश्मन दूसरे दुश्मन की यहाँ मदद कर रहा है। बिलान उसे उठाने की पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन किनान को अपने बॉडी के ऊपर होश ही नहीं होता कि तभी वहाँ पे इनके सामने एक और बड़ा खतरा नजर आता है। यहाँ पे जो बिलान होती है अपने सामने उसी बड़े से स्टैचू को देखती है जिसपे अब जान आ चुकी थी। उस शिंदे ने अपनी पूरी आत्मा जो इस स्टैचू में डाल दी थी, इसके कारण वहाँ जो लॉर्ड एम्परर होता है उसकी डिमोनिक शक्तियाँ अब जाग चुकी थी, जिसके कारण उस आइलैंड के ऊपर फिर से वही शील्ड से फॉर्मेशन बन जाता है। आगे वो स्टैचू की स्पिरिट उनसे कहती है कि आज तो डबल खुशी का दिन है। एक तो इतने हजारों सालों के बाद तुम्हारी वजह से ये जो शील्ड टूटी थी इसके कारण मैं आजाद हो गया, और दूसरी खुशी की बात यह है कि आज मेरी इस आत्मा के लिए एक अच्छी खासी बॉडी खुद मेरे पास चल के आई है। इस तरह की बॉडी को मैंने पहले कभी नहीं देखा जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल है। ये यहाँ किनान की बॉडी के बारे में ही बात कर रहा होता है। आगे वो जो स्टैचू स्पिरिट होती है यहाँ किनान के बॉडी पर कब्जा करने के लिए अपने बड़े से जंजीर चेन्स को उसकी तरफ फेंकता है। बिलान उस जंजीर को रोकने के लिए एक डिवाइन शील्ड क्रिएट कर देती है, जिसपे वो स्टैचू की स्पिरिट उससे कहती है यहाँ इस तरह की बचकानी हरकत मत करो, तुम भी ये जानती हो, तुम भी ये अच्छी तरीके से जानती हो कि तुमने ये जो डिवाइन शील्ड लगाई है इसका यूज तुम अपने आप को ही एम्बैरेस करने के लिए कर रही हो, क्योंकि ये जो डिवाइन सील है ये मेरे आगे कोई काम की नहीं। यहाँ बिलान काफी ज्यादा कोशिश कर रही होती है उस स्टैचू की स्पिरिट को ये समझाने के लिए, माय लॉर्ड आप बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट पावर रखते हो, आप एक सुप्रीम बॉडी की तलाश कर रहे हो जो कि एक्लिजस को रिफाइन कर सकती है, लेकिन किनान की बॉडी इस लायक नहीं है कि आप इस पे कब्जा कर पाए, क्योंकि किनान एक एल्केमिस्ट है ही नहीं है। इसे इस बात का कोई ज्ञान नहीं है कि ये एक्लिजस को कैसे रिफाइन करे, क्योंकि सिर्फ एक एल्केमिस्ट ही जानता है कि वो एक्लिजस को कैसे रिफाइन कर सकता है। इसीलिए आपके स्पिरिट के लिए किनान की ये बॉडी काफी नहीं है। किनान की बॉडी आपकी स्पिरिट को नहीं संभाल पाएगी, इसीलिए आपकी बॉडी के लिए ये बेस्ट कैंडिडेट नहीं है। अब इस पे वो जो स्टैचू स्पिरिट होती है उससे पूछने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो बताओ कि मैं अब आगे क्या करूं। क्या तुम इस पोजीशन में हो जो कि मेरे सामने यहाँ पे निगोशिएट कर रही हो कि मुझे किसकी बॉडी पे हैंड ओवर करना चाहिए या किसकी बॉडी को नहीं लेना चाहिए। अब आगे बिलान जो होती है यहाँ उस स्टैचू स्पिरिट के सामने काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है। वो आदर सम्मान के साथ उसे कहती है कि वो एक मर्चेंट अलायंस की संत लेवल की कल्टीवेटर है। उसने अपनी आंखों से पूरी दुनिया के कल्टीवेटर्स और उनकी ताकतों को देखा है और पूरी दुनिया वो घूम चुकी है। इसीलिए आपकी स्पिरिट के लिए एक बहुत ही अच्छी बॉडी तलाश करने के लिए मैं आपकी मदद करूंगी, जो आपकी इस महान स्पिरिट को काफी ज्यादा सूट करेगी। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने यहाँ पे जो ये सील बैन लगाया है इसे लिफ्ट कर दो।
मैं अपने मास्टर को कांटेक्ट करूंगी और आपके लिए एक बेस्ट बॉडी की तलाश करूंगी। ये सुनती ही वो जो स्टैचू स्पिरिट होती है अपनी जंजीरों को तो वापस ले लेती है, लेकिन उन दोनों पे ही वो अटैक करते हुए कहती है कि तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? मैं जानता हूँ कि तुम इस लड़के को क्यों प्रोटेक्ट कर रही हो और ऐसी क्या चीज है जो तुम मुझसे यहाँ पे छिपाने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अगर इस चीज को छिपाओगे तो मुझे ये नजर नहीं आएगी? तुम तो यहाँ इतनी भी क्वालिफाइड नहीं हो कि मेरे सामने इस तरह के नेगोशिएशन रख सको। अब चूंकि उस स्टैचू स्पिरिट को यहाँ पे एक बॉडी की जरूरत होती है, मिलान यहाँ पे जो अपनी काबिलियत छिपा रही होती है ताकि वो स्टैचू स्पिरिट उसकी बॉडी पे हावी ना हो सके, वो उस स्पिरिट ने देख लिया होता है। बिलान के तो यहाँ पे होश ठिकाने नहीं होते क्योंकि वो उस स्टैचू स्पिरिट को देख करके थर थर कांप रही होती है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है, लेकिन अगला एपिसोड क्या होने वाला है मैं आपको अभी बता देती हूँ। जब ये सीरीज स्टार्ट हुई थी तो हमें इसी सीन को दिखाया गया था। यहाँ पे ये जो स्पिरिट जो होगी वो बिलान की ही बॉडी को टेक ओवर करेगी और फिर किलान की बॉडी को वो टेक ओवर करने के लिए उसी से ही फाइट करेगी। ये हमें सीरीज के एकदम स्टार्टिंग एपिसोड में ही दिखाया गया था। किनान यहाँ उससे फाइट बैक करेगा, लेकिन जब उस स्पिरिट को ये पता चलेगा कि किनान की जो मार्शल स्पिरिट है वो एक्चुअल में यहाँ पे गॉड ऑफ वॉर की है, तो वो उसके तो हक्के बक्के ही छूट जाएंगे। फिर इसके बाद से कहानी किस डायरेक्शन में मोड़ लेगी इसे गेस नहीं किया जा सकता। ये जानने के लिए तो आपको इसका अगला एपिसोड ही देखना पड़ेगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ कुछ अलग ही हो रहा है। अब आगे किनान को बचाने के लिए यहाँ बिलान जो होती है वो इस स्पिरिट से यहाँ रिक्वेस्ट करने लगती है कि अगर हमें यहाँ से बाहर जाने दोगे क्योंकि किनान की बॉडी तुम्हारे लिए सुटेबल नहीं है। लेकिन यहाँ वो जो स्पिरिट होता है वो बिलान की यहाँ पे पावर्स को देख चुका था, वो उसी के बॉडी को कैप्चर करने के लिए उस पे हमले करने लगता है। अब यहाँ जो बिलान होती है आगे क्या करना चाहिए उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो ब्लैंक होके वहीं बैठ जाती है। तभी उसे अपने पास्ट की वो कड़वी सच्चाई याद आने लगती है। अब उसने अपने मास्टर के द्वारा किया गया काम नहीं पूरा किया होता है तो किस तरह से उसके मास्टर उसे सजा दिया करते थे, और उसके मास्टर उसे कहते हैं कि जैसे ही तुम मेरा काम कर दोगी तुम कोई अनाथ नहीं रहोगी, बिना किसी सपोर्ट के तुम्हारे पीछे मेरा सपोर्ट होगा। लेकिन ये बात याद रखना कि शांगदाओ अलायंस में मैंने जो तुम्हें संत लेवल की पोजीशन दी है वो 10,000 लोगों से अबव है, इसीलिए पहले तुम्हें मेरे एहसान को याद रखने के लिए मेरा बताया गया ये काम करना पड़ेगा। जैसे तुम मेरे कहे मुताबिक परफॉर्म करोगे तुम्हारे ये जो मास्टर है तुम्हारे सारी इच्छाओं को पूरा कर देगा। लेकिन अगर मैंने जो तुम्हें टास्क दिया है तुमने उस टास्क से पीछे हटने की कोशिश की या उसे पूरा नहीं किया तो बस समझ जाना कि तुम्हें जिस कचड़े से मैंने उठा करके लाया था तुम मेरे लिए बस वही कचड़े के समान होगी। फिर तुम चाहे किसी भी सिचुएशन में पड़ जाओ तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा, ना ही तुम्हारे पीछे कोई खड़ा होगा। यानी कि उसे साफ साफ वो बातें याद आ रही होती हैं कि उसके मास्टर ने यहाँ किनान के कब्जा करने के लिए उसे कहा था ताकि वो जोंग पैवेलियन का सीक्रेट उससे निकलवा सके। अब यहाँ बिलान ने तो उसका उल्टा ही किया था, वो यहाँ किनान को बचाने के लिए आ गई थी। का मतलब है कि उसने अपने मास्टर को ही धोखा दिया है और उसका बताया हुआ काम नहीं किया है। इसलिए बिलान यहाँ चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत में क्यों न पड़ जाए उसे बचाने के लिए यहाँ पे कोई आएगा भी नहीं और वो किसी को बुला भी नहीं सकती। अब इसीलिए वो ब्लैंक एक जगह बैठ के बस यही इंतजार कर रही होती है कि किनान को बचाने का यही तरीका है कि ये जो स्पिरिट है मेरी बॉडी पे कब्जा कर ले। लेकिन यहाँ पासा तब पलटता है कि जब वो जो चेन्स होती हैं यहाँ बिलान की बॉडी पे कब्जा करने के लिए आगे बढ़ती हैं, इतने में ही यहाँ पे किनान उठ खड़ा होता है और उस स्पिरिट को कहता है कि मेरे होते हुए तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। कि वो बिलान को वहां से हटने के लिए कहता है और एक जोरदार अटैक उन चेन्स पे करता है। वो चेन्स नीचे जमीन में गिरती है और उसे कट करने के लिए यहाँ किनान अपनी शॉट का यूज करता है। अब आगे ये देख के तो यहाँ बिलान पूरी तरह से शॉक रह जाती है कि किनान किस तरह से उठ खड़ा हुआ है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। उसे अपने मास्टर के कहे हुए बात फिर से याद आती है कि मेरे अलावा तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम सिर्फ मुझ पे ही डिपेंडेंट हो और अगर तुम मेरा बताया हुआ काम नहीं करोगी तो तुम्हें हमेशा ये याद रखना होगा कि तुम्हें किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, अभी वैसे ही तुम्हारी हालत होगी हमेशा। तुम ये भूल जाओ कि तुम यहाँ पर एक स्पेशल जगह रखती हो। अगर तुम अपने साथ उस वुजोंग पैवेलियन के सीक्रेट्स नहीं लेकर के आई तो दोबारा यहाँ आने की सोचना भी मत। किनान उसके यहाँ मन की हालत को समझता था। वो उससे कहता है कि अपने पास्ट के मेमोरीज को याद करना बंद करो और अपने आप को यूं नीचा समझना बंद करो, यहाँ पे खड़ी हो जाओ और फैट बैक करो। आगे किनान उस स्पिरिट से कहता है कि अभी तुम्हारे साथ भी मुझे हिसाब किताब करना बाकी है। अब जैसे ही वो स्पिरिट्स किनान पे हमला करने के लिए अपने चारों तरफ की जो चेन्स होती हैं उसकी बॉडी की तरफ फेंकती हैं, यहाँ तभी सीन चेंज होता है और हमें शी को दिखाया जाता है
जो कि अपने मेडिटेशन से जाग जाती है। यहाँ पे उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि किनान किसी बड़े खतरे में है। इसीलिए मास्टर के ये पूछने पर तुमने अभी अभी अपनी कल्टीवेशन की पोजीशन क्यों ब्रेक की है, शी उसे बताती है मुझे लग रहा है कि किनान एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। इस पे मास्टर जिंगशान उसे कहते हैं कि किनान को यहाँ से जाने से पहले मैंने एक खास तरह का टोकन दिया है। अगर वो किसी भी तरह का मुसीबत में होता और उसका जान का खतरा होता, वो उस टोकन का यूज कर देता ताकि मैं उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पहुँच जाऊँ। इसीलिए किनान की चिंता मत करो, वो सेफ होगा। यहाँ शी ये जानती थी कि वो यांग पैविलियन के कारण ही यहाँ पे जो किनान है उसकी जान को खतरा बना रहता है, क्योंकि उसी सीक्रेट के कारण ही उसकी शक्तियाँ बढ़ रही हैं। अब आगे हमें वापस से उसी सीक्रेट आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किनान को उन अटैक से बचाने के लिए जो यहाँ पे बिलान होती है उन चेन्स पे अटैक करती है। अब आगे किनान फिर से उठ खड़ा होता है और लगातार उन चेन्स पे वो अटैक कर रहा था। जैसे ही यहाँ बिलान जो होती है वो उसकी मदद करने के लिए स्टैचू के चेन्स पे अटैक करती है। यहाँ किनान को एक मौका मिल जाता है और वो अपनी तलवार से उसी स्टैचू पे अटैक करता है, जिसपे वो स्पिरिट ऑफ किनान से कहने लगता है कि अब तुमने मेरे सब्र का बांध तोड़ दिया है, तुम्हें वह बताता हूँ कि असली अटैक किसे कहते हैं। यहाँ पे एक अजीब सा फिनोमिना हमें दिखाया जाता है, वो आइलैंड की सारी चीजें हवा में तैरने लगती हैं। किनान की बॉडी को वो जो स्पिरिट होती है अपने ब्लैक मैजिक से कैद कर लेती है। किनान यहाँ उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हें आखिरी बार ये एडवाइस दे रहा हूँ, हमारी ये 100 साल पुरानी ये जो काली करतूतें हैं, हमारी ये बुरे कारनामे जो हैं वो पल भर में खत्म हो जाएंगे, इसीलिए मुझे छोड़ दो, तभी ये तुम्हारी स्पिरिट जिंदा बच सकती है। जिसपे वो स्टैचू का स्पिरिट उसे कहता है कि जब तुम्हारी बॉडी पे मैं कब्जा कर लूंगा तो तुम अपने अंदर की सोल की चिंता करो कि फिर ये कहाँ जाएगी। तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे इस फॉरबिडन एरिया में आ करके किसी हीरो की तरह से इस लड़की को बचा करके ले जाओगे और मैं सिर्फ यहाँ इस शो को देखता ही रह जाऊंगा। इस तरह की खोखली धमकी देना बंद करो, क्योंकि अब के बाद से तुम्हारी ये जो पावरफुल बॉडी होगी वो मेरी होगी। कि तभी यहाँ पे फिर से पासा पलटता है। इतने में ही उस स्टैचू स्पिरिट का वो जो ब्लैक मैजिक का दाव टूटता है। ज़ोलिंग पैविलियन के मास्टर जिंगशान आ चुके थे, जिन्होंने पहले भी किनान को इस सिचुएशन से बचाया है। यहाँ पे उनकी एंट्री इसलिए होती है क्योंकि बिलान ने उस टोकन को प्रेस कर दिया था। मास्टर उसे कहते हैं कि तुम्हें ये कॉन्फिडेंस किसने दे दिया कि तुम यहाँ पे मेरे डिसाइपल पे इस तरह से हमले कर सको। मास्टर जिंगशान को देख करके तो उस स्पिरिट की फट जाती है और वो लड़खड़ाती हुई जबान में यहाँ उनसे गिड़गिड़ाने लगता है कि तुम अभी भी जिंदा हो। फिर मास्टर उससे कहते हैं कि तुम्हारी इस भद्दी सी आवाज सुन करके अब मुझे याद आया, तुम्हारा नाम मोदन है, जिसे हमारे होली लॉर्ड ने यहाँ पे सील किया था तुम्हारी काली करतूतों की वजह से, और 100 साल पहले तुम्हारे यहाँ पे स्पिरिट को इसलिए कह दिया गया था ताकि तुम अपने पापों पे प्रायश्चित कर सको। लेकिन फिर से तुम यहाँ पे ट्रबल्स मचा रहे हो, लगता है कि वो सजा तुम्हारे लिए काफी नहीं थी। फिर वो स्पिरिट गिड़गिड़ा के यहाँ पे उनसे माफी मांगते हुए कहने लगता है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले प्लीज एक बार और डिस्कस कर लो, मुझे दोबारा सजा मत देना। इतने में ही वो जो फॉरबिडन सील उस स्पिरिट ने लगाया होता है, उन्हें दूरा होली लैंड के वो जो दोनों मास्टर और एल्डर लियो होते हैं, वे तीनों मिल करके उस फॉरबिडन सील को तोड़ देते हैं। बट ब्रदर वहाँ पे आते ही कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे साथ यहाँ पे डिस्कस कर सको। आते ही उस स्टैचू में जिसमें उसकी आत्मा कैद थी उस पे अटैक करता है, जिससे उसकी आत्मा बाहर आ जाती है और वो यहाँ पे किनान को धर लेती है। वो उन सभी से कहने लगती है कि मैं समझ गया कि तुम सभी की जान इस किनान के अंदर बसी है और तुम लोगों के लिए ये बंदा काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल उस तोते की तरह जिसमें राजा की आत्मा कैद थी। इसीलिए अगली बार अगर तुम लोगों ने मुझ पे हमला किया तो मैं इस लड़के की सोल को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अगर इस बंदी के सोल को बचाना चाहते हो तो मुझे यहाँ से जाने दो, और मैं जो जो शर्तें बता रहा हूँ मेरी उन सारी शर्तों को तुम्हें मानना पड़ेगा, तभी मैं इसे यहाँ पे छोड़ूंगा। वो अपनी शर्त यहाँ बताता है कि मुझे इस लड़की की बॉडी चाहिए। कितने में ही दोहान मु एल्डर उस पे अटैक करते हैं। फिर वहाँ पे सबसे बड़े होली लॉर्ड की एंट्री होती है। इन्होंने ही इस स्पिरिट को इस सीक्रेट आइलैंड में कैद किया था, जो कि अजूरा होली लैंड के होली लॉर्ड होते हैं। अजूरा ड्रैगन लॉर्ड के आते ही वो जो स्पिरिट मोदन होता है वो अपने घुटने टेक करके उनसे माफी मांगने लगता है। वो उनसे गिड़गिड़ा के कहने लगता है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई और इस बार मेरी सोल को मत डिस्ट्रॉय करना। एल्डर लियो उससे कहता है कि हमारे होली लॉर्ड ने तुम्हें 100 साल पहले एक चांस दिया था, लेकिन तुम्हारी सजा अभी पूरी भी नहीं हुई है और यहाँ पे तुमने ट्रबल्स मचाना शुरू कर दिया। इसकी भरपाई तो तुम्हें करनी होगी। ये एल्डर लियो जो कि हमेशा अपनी आंखें बंद रखते हैं, जैसे ही वो अपनी आंखें खोलते हैं उनकी पावर्स यहाँ पे रिलीज होती है। बहुत सारे स्पिरिचुअल हैंड्स वहाँ से बाहर निकलते हैं और उस मोदन के स्पिरिट को एक जगह पे कैद कर लेते हैं। अब यहाँ पे जिंगशान मास्टर जो होते हैं वो अपने शॉट से उस सोल पे अटैक करते हैं। आत्मा को तो मारा नहीं जा सकता, वो सोल जो होती है वहाँ से डिसअपीयर हो जाती है।
आगे जो अजूरा ड्रैगन लॉर्ड है वो यहाँ जिंगशान से कहते हैं, तुम्हारी सिस्टर के साथ जो कुछ हुआ तुम उसके लिए अपने आप को दोषी मत मानो। अब यहाँ मास्टर जिंगशान जो होते हैं वो अपनी गलती के लिए ड्रैगन लॉर्ड से यहाँ माफी मांगते हैं, और मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत बड़े गिल्ट में जी रहे हो, लेकिन तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं था, इसीलिए हमसे मिलने के लिए होली लैंड कभी कदार आ जाया करो। आगे इतना कहते हुए ड्रैगन लॉर्ड वहाँ से चले जाते हैं। एल्डर लियो जो होते हैं वो डॉनमू एल्डर से कहते हैं कि आप किनान को यहाँ से वापस ले जाएं और यहाँ का जो पूरा मामला है इसे मैं यहाँ देख लूंगा। उनके इतना कहते हैं कि फाइनली लोमड़ी की पूंछ अब नजर आई है और अब उसे पकड़ने में मजा आएगा। अब वो फॉक्स टेल किसे कह रहे होते हैं ये हमें थोड़ी ही देर बाद समझ में आ जाता है, क्योंकि वो जो मोतन की सोल होती है वो भाग कर के एक ऐसे फॉरबिडन एरिया में पहुंच चुकी थी, क्योंकि वही ब्रॉन्ज मिरर के अंदर की जगह होती है। उसने अपने सोल टेक्निक का यूज करके इस एरिया को पहले ही डिस्कवर कर लिया था कि ये किनान के उसी ब्रॉन्ज मिरर के अंदर है। तो वो ये कहता है कि तुम तीनों मास्टर से तो मैं एक न एक दिन बदला लेकर के रहूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे ये छिपने के लिए अच्छी जगह मिल गई है। जब तक मेरी वो 100 साल की सजा पूरी नहीं हो जाती मुझे छिपने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई। अब इस जगह पे तो सिर्फ मेरा कब्जा होगा। अब आगे ये किस सोल टेक्निक के बारे में बात कर रहा होता है ये अगले सीन में वही दो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, जिनमें से एक वही मार्क्समैन होता है जो कि किनान के पीछे काफी लंबे टाइम से पीछे पड़ा है उस वुजोंग पेविलियन के सीक्रेट को पाने के लिए। और यहाँ पे अब हमें असली पत्ते तब खुलते हुए दिखाई देते हैं। द अलायंस की वो जो बुढ़िया है वो इस मिस्टीरियस मैन को जानती है। वो यहाँ इस बात की खबर देने के लिए उस मिस्टीरियस मैन को आई थी कि उस जगह पे एक खास किस्म का सोल मैजिक को यूज किया गया है, लेकिन वो सोल कहाँ चली गई ये तो अजूरा ड्रैगन लॉर्ड को भी नहीं पता है। स्पिरिट ने किस तरह के सोल मैजिक को यूज किया है ये तो वो भी नहीं जान पाए और उन्होंने उसे भी कंफ्यूज कर दिया है। मिस्टीरियस मैन उसे कहता है कि ये जादू काफी पुराना है इसलिए तुम इसे नहीं समझ पाओगी, और ये सोल मैजिक जितना ज्यादा सिंपल दिखता है उतना है नहीं। बाकी ये उसी सोल टेक्निक की बात कर रहे होते हैं जिसका यूज उस स्पिरिट ने किया होता है उस ब्रॉन्ज मिरर के अंदर जाने के लिए। बाकी हमें उसी मॉडर्न स्पिरिट को दिखाया जाता है जो कि उस ब्रॉन्ज मिरर के अंदर वाली जगहों पे धड़ल्ले से घूम रहा होता है, ये कहते हुए कि अब ये पूरा इलाका मैं सीज कर लूंगा। कि तभी उसके अंदर बैठी वो जो सोल होती है जिसने किनान से वादा किया होता है उसे सारी सच्चाई बताने के लिए, लेकिन एक बहुत बड़ी प्राइस दे करके। वो लड़की उससे कहने लगती है कि ये कोई ऐसी मामूली सी जगह नहीं है जहाँ पे कोई भी मुंह उठा करके चला आ सकता है, कि वो जो स्पिरिट होता है वो अपने सामने गॉड ऑफ वॉर के मार्शल सोल को देखता है, क्योंकि एक झटके से ही उसकी स्पिरिट को वहाँ पे मार डालती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किनान की ये जो मार्शल स्पिरिट है उसने उस ब्रॉन्ज मिरर के अंदर रह रही इस लड़की के स्पिरिट के साथ कोलैबोरेशन कर लिया है। इसके कारण ये दोनों ही यहाँ किनान का साथ देने के लिए रहते हैं। आगे हमें वापस से उसी मिस्टीरियस मैन को दिखाया जाता है जो कि ये सब कुछ देख रहा होता है और उसे भी समझ में नहीं आता कि अभी अभी क्या हुआ है। वो उस बुढ़िया से कहता है कि वो अजूरा ड्रैगन लॉर्ड इतना भी बेवकूफ नहीं है, उसमें अभी क्या पावर्स है ये आज तक कोई जान नहीं पाया है, कि उसने अपनी पावर्स की आइडेंटिटी सबसे छिपा के रखी है। वो अजूरा ड्रैगन लॉर्ड अपने अंदर क्या राज छुपा रहा है इसकी भनक तो आज तक किसी को नहीं लगी है। अब इसी सस्पेंस को बताते हुए ये सीन यहीं पे खत्म होता है। इस एपिसोड के खत्म होते ही मैं हैरान हूँ कि आखिर इस सीरीज में इतने ही ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स आते ही रहते हैं जो कि कभी भी बोर नहीं होता और हमेशा क्यूरियोसिटी ये बनी रहती है कि आगे क्या होने वाला है। तो गाइज ये जानने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और कर दीजिए इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी होने तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अब यहाँ से अगले एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है अजूरा होली लैंड के होली लॉर्ड भी खुद आते हैं। वो जो स्टैचू स्पिरिट जो कि इतनी ज्यादा वहाँ तबाही मचा रहा था, जो कि 100 साल से वहाँ पे कैद था, उसको ये सभी मिलकर के अच्छा मजा चखाते हैं। उस फाइट के दौरान किनान जो होता है वो बेहोश हो जाता है और यहीं से ही एपिसोड की शुरुआत होती है। यहाँ पे किनान को होश आता है सी ब्रॉन्ज मिरर के अंडरवर्ल्ड रेल्म में। यहाँ पे वही लड़की उसे जगाती है जो कि इस मिरर के अंदर रहा करती है। इस लड़की का नाम दंती है जो कि एक इम्प्रेस लेवल की कल्टीवेटर है। किनान को जगाती है और उससे कहती है कि ये तुम्हारे लिए आराम करने का अब टाइम नहीं है, कि तुम्हारी लाइफ में अब और भी ज्यादा उतार चढ़ाव आने वाले हैं। तुम्हें उस एडवेंचर के लिए तैयार रहना होगा। इसके लिए मैं तुम्हारे लिए जो चीज लाई हूँ इसके बदले जो हमारे बीच जो डील तय हुई थी तुम्हें उस चीज को मुझे देना होगा। वो जो दंती होती है किनान को वो ट्रेजर दे देती है। इसके बदले में किनान को उसे अपने अंदर की ओरिजिन एनर्जी को देना होता है। किनान और दंती के बीच यही सौदा होता है कि किनान अपने अंदर की जितनी ज्यादा ओरिजिन एनर्जी उसे देगा, दंती उसके सवालों के जवाब देने के साथ साथ कुछ यूजफुल ट्रेजर उसे दिया करेगी।
आगे दंती उससे कहती है कि अब इस ट्रेजर को मैंने तुम्हें दे दिया है तो इसे कैसे यूज करना है ये मैं तुम पे छोड़ती हूँ, क्योंकि अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, इसलिए मुझे आगे डिस्टर्ब नहीं करना। आगे हम देखते हैं कि किनान उसी ट्रेजर को लेकर के वहाँ पे कल्टीवेट करने लगता है। तो ट्रेजर एक्चुअल में एक स्क्रॉल होती है जिसमें बहुत सारी स्पिरिचुअल हर्ब्स के बारे में लिखा होता है। साथ ही उसमें किनान को एल्केमी प्रैक्टिस के बारे में सिखाया जाता है, क्योंकि किनान जो होता है वो सारे मार्शल आर्ट्स में काफी ज्यादा निपुण था, लेकिन उसे बस ये केमिस्ट्री यानी कि ये जो एल्केमी है उसमें वो नील बटा सन्नाटा होता है। इसमें किनान को कुछ ज्ञान नहीं होता है, इसीलिए उस ट्रेजर में यहाँ एल्केमी के बारे में बनाया गया था कि इस तरह से स्पिरिचुअल हर्ब्स का यूज करके वो अलग अलग तरह के एलिक्सर्स और ट्रेजर्स को बना सकता है। अब आगे वो इन्हीं हर्ब्स को कल्टीवेट कर रहा होता है, जिसके मिश्रण से यहाँ पे हम एक बड़े से एग को क्रिएट होता देखते हैं। अब आगे किनान के मेंशन से एक बहुत ही तेज एनर्जी की ऑरा रिलीज होती है। से होली लॉर्ड जो होते हैं वो समझ जाते हैं कि उस ब्रॉन्ज मिरर वाली क्वीन एम्परर ने इसकी मदद की है। तभी वहाँ पे होली लॉर्ड को ग्रीट करने के लिए एक नई डिसाइपल आती है। ये डिसाइपल और कोई नहीं बल्कि शी ही होती है, जो कि अब किनान का साथ देने के लिए होली लैंड में पहुंच चुकी थी। वहाँ होली लॉर्ड उसका स्वागत करते हैं और उसे बिना कोई टेस्ट दिए ही अजूरा होली लैंड में रहने का प्रस्ताव देते हैं, क्योंकि यहाँ पे शी जो होती है एल्डर ब्रदर जिंगशान की डायरेक्ट डिसाइपल होती है। इसका फायदा उसे मिला होता है, बिना टेस्ट के उसे होली लैंड में एंट्री मिल चुकी होती है। आगे यहाँ होली लॉर्ड उससे कहते हैं कि तुम्हारे रहने का इंतजाम कैमोवेंग डिस्ट्रिक्ट में कराया गया है। ये वही जगह है जहाँ की केव्स में तुम्हारे जो मास्टर है वो पहले रहा करते थे जब वो होली लैंड में रहते थे। तो अब के बाद से तुम उन्हीं केव्स में रहोगी जहाँ पे तुम्हारे मास्टर रहा करते थे। उस जगह पे जाने के लिए यहाँ पे होली लॉर्ड जो होते हैं वो शी को एक टोकन देते हैं। इस टोकन का यूज करके शी जो होती है वो ये शान हॉल में एंट्री कर सकती है। आगे हमें किनान का मेंशन दिखाया जाता है, जहाँ पे किनान ने ये जो नया एल्केमी की प्रैक्टिस शुरू की है के कारण वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है। बहुत सारे धुएं के साथ किनान भी बाहर निकलता है और हफ्ते कहने लगता है कि मैंने तो सोचा था ये एल्केमी आसान होगी, इतनी बार उन हर्ब्स को पकाने के चक्कर में कई बार से ज्यादा मैं ब्लास्ट कर चुका हूँ और उस एल्केमी की जो कढ़ाई है वो भी एक्सप्लोड होकर के डिस्ट्रॉय हो चुकी है। मैं इस एल्केमी प्रोसेस को जितना ज्यादा आसान समझ रहा था वो तो इतना ही ज्यादा मुश्किल निकला कि वो इतने बड़े ब्लास्ट को देख करके ये कंक्लूजन निकालता है कि उसके पास जो फायर है वो उस एल्केमी फर्नेस को जलाने के लिए काफी नहीं है। इसीलिए उसे कैमोवेंग हॉल जाना पड़ेगा ताकि एल्केमी से रिलेटेड कुछ चीजों को खरीद सके। उसे एक एल्केमी कढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी स्पिरिचुअल हर्ब्स भी खरीदनी थी। अब ये वही जगह होती है जहाँ पे शी के लिए रहने का इंतजाम कराया गया है, लेकिन किनान को अभी ये पता नहीं है कि शी यहाँ पे होली लैंड में आ चुकी है। यहाँ पे उन हर्ब्स और एल्केमी कढ़ाई को खरीदने के लिए किनान जाने वाला है, वहीं पे शी रह रही है। अब आगे उसे अचानक से ये बात भी आती है कि उस सीक्रेट आइलैंड में उसने जो 9 चेंजेस फ्लावर यांग एल्डर के कहने के मुताबिक वहां से लिया था वो तो उन्हें देना ही भूल गया। अब आगे हमें थर्ड एल्डर को दिखाया जाता है कि अपनी ही ग्रुप सुजाको होली लैंड की डिसाइपल बिलान के साथ चाय के मजे ले रहे होते हैं। चाय उन्हें काफी ज्यादा पसंद आती है, इसीलिए वो इसे अप्रिशिएट करते हैं। अपने सामने जैसे ही वो उन फ्रूट केक्स को देखते हैं बिलान से कहते हैं कि ये काफी ज्यादा टेस्टी दिख रहे हैं, जरूर मैं इसे किनान के लिए भी ले जाऊंगा। जिसमें बिलान उसे कहती है कि अजूरा होली लैंड का डिसाइपल किनान है, लेकिन यहाँ सुजाको होली लैंड के भी एल्डर किनान को ही पसंद करते हैं। किनान की इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी देख करते मुझे जलन होती है। अब यहाँ पे कुत्ते की दिम कभी सीधी नहीं होती है। बिलान को उस किनान ने कितनी ज्यादा मुश्किल से बचाया था, लेकिन फिर भी वहाँ पे तंज कसने से बाज नहीं आती और अब यहाँ पे एल्डर को किनान के खिलाफ भड़काने की कोशिश करने लगती है। उनसे कहने लगती है कि अगर मेरे पास भी वो यांग पैविलियन का सीक्रेट होता तो मैं भी किनान की तरह बहुत ही कम टाइम में पावरफुल हो जाती। किसी नॉर्मल बंदी के लिए इतना ज्यादा ग्रो करना तो आसान बात नहीं है। किनान के पास वो यांग पैविलियन के सीक्रेट्स है, इसीलिए वो इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है और हर तीसरे चौथे महीने में वो एक नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू कर जाता है। एल्डर यहाँ पे समझ जाते हैं कि ये उसे किनान के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही है। पहले तो वो मामला सुलझाते हुए ये कहते हैं कि मैं तुम दोनों के बीच रिलेशनशिप को इजी करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि तुम एक दूसरे को जो दुश्मन बने फिरते हो ये सही बात नहीं है। लेकिन वो बिलान यहाँ चुप कहाँ रहने वाली थी, वो बेचारी होने का दिखावा करने लगती है और फिर से वही राग अलापने लगती है कि किनान की जो कल्टीवेशन है वो इम्प्रूव होने का बस यही कारण है कि उसके पास वो यांग पैविलियन का सीक्रेट है।
इसी सीक्रेट की वजह से वो लगातार आगे बढ़ता ही जा रहा है और मैं पीछे रह रही हूँ। इसीलिए यहाँ अजूरा होली लैंड के एल्डर्स के साथ साथ अब मेरे होली लैंड के एल्डर्स भी अब उसे ही पसंद कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो थर्ड ब्रदर एल्डर होते हैं उनकी सटक जाती है और वो इस बिलान से कहते हैं कि किनान की कल्टीवेशन सिर्फ उसकी टैलेंट की वजह से ग्रो हो रही है, उसकी मेहनत और एफर्ट्स को यहाँ पे इस तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जिसपे बिलान यहाँ हंसते हुए कहती है कि एल्डर आप सही कह रहे हैं, उसने मेहनत भी की है। लेकिन जैसे ही वो आगे कुछ कहने वाली होती है यहाँ एल्डर फिर उसे रोकते हैं और उसे कहते हैं कि मैं भी पहले यही सोचता था कि किनान बहुत ही ज्यादा लकी है, बस थोड़े बहुत हार्ड वर्क करता है और उसे सब कुछ अपने आप थाली में परोसा हुआ मिल जाता है। लेकिन मैंने उसकी एफर्ट्स को खुद अपने आंखों से ही देखा है और उसकी ये जो सक्सेस है वो सिर्फ उसकी मेहनत के बलबूते पे ही है। आगे वो उठ खड़े होते हैं और बिलान को एक मिरर देते हैं और उसे देते हुए वो बिलान को बताते हैं कि इसमें देखो किनान ने किस तरह से मेहनत की है। अपने मार्शल सॉल को नेक्स्ट लेवल पे कल्टीवेट करने के लिए वो इस वैली से 427 बार नीचे गिरा है। इसकी गहराई 10,000 फीट थी, लेकिन हर बार गिरने के बाद वो वापस उठ खड़ा होता था, जिसके कारण उसके बॉडी में इतनी ज्यादा इंजरीज लगी कि नई इंजरीज के लिए उसकी बॉडी में एक भी जगह बाकी नहीं रही। पिछले 6 माह में मैंने इस लड़के के घनघोर मेहनत को देखा है और मुझे भी ये देख के यकीन नहीं आया कि कोई अपनी कल्टीवेशन को इतने हाई लेवल पे पहुंचाने के लिए इतना ज्यादा अपनी बॉडी के ही बलबूते पे रिलाई कर सकता है। बार बार उस हॉट माउंटेन पे चढ़ने के लिए ना जाने उसे कितनी तरह की इंजरीज हुई हैं। साथ ही उसने थंडर वेव्स का सामना किया है और ऐसे तूफानों का सामना किया है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। किनान के बॉडी पे इतने ज्यादा जख्म है कि हर एक जख्म उसके नए जख्म को ओवरलैप करता है। किनान की इस मेहनत को देख करके क्या तुम अभी भी वो तंज वाली बात कहोगी जो अभी अभी तुम मुझे भड़काने के लिए कह रही थी? अब वो नजारा देख करके बिलान की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सीक्रेट आइलैंड की मेमोरीज को याद करने लगती है कि किस तरह से अपनी बॉडी के ही बलबूते पर उसे वहाँ पे बचाने की कोशिश कर रहा था उस स्टैचू की स्पिरिट से। आगे एल्डर उसे बताते हैं कि यहाँ पे किनान एक बहुत बड़े बैकग्राउंड के साथ आया था, जहाँ उसके पास पहले से ही काफी ज्यादा टैलेंट है, लेकिन फिर भी उसने आगे बढ़ने के लिए हमारे कॉन्टैक्ट्स का यूज नहीं किया। उसने सिर्फ अपनी कड़ी मेहनत से ही अपने आप को पुश किया है और उसने अपनी कड़ी मेहनत के बलबूते पे ही अपनी सक्सेस पाई है। और सक्सेस पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, बस हार्ड वर्क करना ही एक रास्ता है। आगे जाने से पहले एल्डर उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास अब काफी टाइम है, इस मिरर में अच्छी तरीके से देख लो कि किनान ने कितनी मेहनत की है। यही वो कारण है कि किनान को यहाँ के होली लॉर्ड्स जो हैं वो इस डिसाइपल को इतना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि किनान को हमने एक खास टास्क के लिए चूज किया है और किनान को चूज करने का हमारा ये फैसला कोई भी बदल नहीं सकता, वो एकदम राइट है। अब यहाँ किनान के गुणगान खत्म होते हैं और सीन यहाँ नेक्स्ट पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे किनान उस एल्केमी कढ़ाई को लेने के लिए और बहुत सारे स्पिरिचुअल हर्ब्स को खरीदने के लिए वही येशियान हॉल पहुंचा था। अब यहाँ येशियान हॉल के जो लीडर होते हैं वो किनान से कहते हैं कि आज के लिए विजिटर्स का आना बंद है, क्योंकि आज एक इम्पोर्टेंट मैटर पे इसके इनर हॉल में एक डिस्कशन होने वाली है, इसीलिए आज के दिन बाहरी डिसाइपल्स का यहाँ पे आना मना है। पहले कि किनान उनसे और कुछ रिक्वेस्ट कर पाता, वो एल्डर जो होते हैं उसे बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। वो तो किनान को ऐसे घूर रहे होते हैं जैसे किनान ने उनसे उनकी दोनों किडनी ही मांग ली है। आगे हमें उस एल्डर को दिखाया जाता है जो किनान को जाता हुआ देख उसे ऐसा घूर रहा होता है जैसे उसे कच्चा ही खा जाएगा। अब इस एल्डर की किनान के साथ क्या दुश्मनी और इसने किनान को क्यों अपना दुश्मन बना लिया है जो कि इस तरह से उसे घूर रहा है, ये तो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। यही से एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। किनान अब उस एल्केमी हॉल में पहुंच चुका था। यहाँ पे एल्केमी की स्टडी कर रहे डिसाइपल्स की काफी ज्यादा चहल पहल होती है। अब यहाँ किनान के पास भी वो जो हर्ब्स होते हैं इनके बारे में पता करने के लिए वो भी उस एल्केमी हॉल में तो पहुंच चुका होता है, लेकिन वहाँ पे तो एक अलग ही सीन चल रहा होता है जहाँ पे हम उसी डिसाइपल चिंजो को देखते हैं, जहाँ पे एक बार इसकी मदद किनान ने बहुत पहले की थी। वो यहाँ इस एल्केमी हॉल की स्टूडेंट होती है, इसलिए वहाँ पे कुछ एलिक्सर्स बनाने के लिए वो मटेरियल खरीदने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पे उसका रास्ता एक एरोगेंट बंदा जोंगकुन रोक लेता है। ये जो जोंगकुन है ये बहुत ही ज्यादा अय्याश किस्म का बंदा है और इसकी नजर जिस लड़की भी पड़ जाती है वो उसको छोड़ता नहीं। यहाँ पे अब उस ठरके जोंगकुन ने चिंजो का रास्ता जो रोक लिया था, इस जोंगकुन के कैरेक्टर को वो अच्छी तरीके से जानते थे और एल्केमी हॉल में सबको इसके बारे में पता होता है, इसलिए चिंजो उससे भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो जोंगकुन उसे पकड़ लेता है। इस पे चिंजो उसे कहती है कि मैं तुम्हें वार्निंग देती हूँ, मुझे छोड़ दो, अगर मुझे टच करने की हिम्मत भी तुमने की ना तो फिर तुम्हारा क्या अंजाम होगा ये तुम सोच लेना। इस बात ने उस जोंगकुन को और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया होता है और उस चिंजो से कहने लगता है कि तुम मेरे लिए एक मात्र मामूली सी लड़की हो
तुम्हें इस एल्केमी हॉल में आने से पहले इसके रूल्स के बारे में पता कर लेना चाहिए था कि यहाँ पे मेरे खिलाफ कोई नहीं खड़ा होता, ना ही मेरा कोई मुकाबला कर सकता है। तो मेरे चंगुल से बच करके तुम कहीं भी नहीं भाग सकती, क्योंकि मैं यहाँ का एक सेलिब्रिटी डिसाइपल हूँ जो कि स्टार लेवल मिड लेवल का एल्केमिस्ट है। सो मैं तुम्हें चलो एक ऑफर देता हूँ, तुम जैसी लो लेवल की डिसाइपल्स अगर मुझे असिस्ट करती हो तो तुम्हारी रातें रंगीन करने के साथ साथ तुम्हें इसके अलावा और भी कई ज्यादा फायदे मिलेंगे। अब ये बात सुन करके वो चिंजो और भी ज्यादा भड़क जाती है और उससे कहती है कि भले ही मैं तुम्हारी लेवल की एक एल्केमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी असिस्टेंस बनने से अच्छा है कि मैं यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाऊं। जिस पर वो जोंगकुन उसके पास आके कहता है कि अच्छा है, तुम्हें पता है कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम मुझसे कहीं ज्यादा इंफीरियर लेवल पे हो, लेकिन मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ कि एक मिड लेवल का एल्केमिस्ट कैसे बनते हैं। जैसे ही वो ये कहते हुए उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, यहाँ चिंजो का पारा चढ़ता है और वो जड़ देती है उसके गाल पे एक जोरदार तमाचा और वहां से जाने लगती है। लेकिन यहाँ पे जो उस जोंगकुन का मेल ईगो होता है वो जाग जाता है। उसने चिंजो को उसके बालों से पकड़ लिया होता है। अब ये चाटा उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो चिंजो को वही सबके सामने हैरेस करने लगता है। लेकिन वो जोंगकुन एक सेलिब्रिटी डिसाइपल होने के कारण वहाँ पे उसके खिलाफ कोई नहीं जाता। सब इस मामले को खड़े खड़े देख रहे होते हैं। किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि जो यहाँ पे दिख रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाने की। आगे वो जोंगकुन यहाँ चिंजो को घसीटते हुए अपने साथ ले जा रहा होता है। उसे कहता है कि आज रात मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि असली लेसन किसे कहते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है हमारे हीरो की, जो कि ब्यूटी को बचाने के लिए आ चुका था। तुरंत ही उस जोंगकुन के हाथ को मरोड़ देता है। उसे कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम दिन दहाड़े अपनी ही फेलो स्टूडेंट के साथ ऐसी नीच हरकत कर रहे हो। आगे किनान ने उस जोंगकुन की कलाई को ऐसा मरोड़ा होता है कि वो वहीं टूट जाती है। आगे यहाँ चिंजो अपना इन्विटेशन देती है कि मैं वही हूँ जिसकी मदद एक बार तुमने की थी और मैं भी इस अजूरे होली लैंड की एक एल्केमी की डिस्टेपल हूँ। अब आगे यहाँ पे इनके बीच बातचीत होने लगती है। इसे देख करके बाकी के लोग यहाँ घुसर फुसर करना शुरू कर देते हैं। तो जोंगकुन वहाँ जो होता है वो बैठा बैठा अपने हाथ को ही घूर रहा होता है और उन सबसे चिल्लाते हुए कहता है कि क्या किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई लॉ इन्फोर्समेंट टीम को यहाँ पे भेजे। इस बंदे ने जो मेरे साथ किया है इसे सजा तो मिलनी चाहिए। जिंजो यहाँ किनान से कहती है कि लॉ इन्फोर्समेंट टीम यहाँ कभी भी पहुंचने वाली है, इसलिए तुम्हें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। लेकिन इतने में ही वहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट की टीम का एक टीम लीडर आ जाता है। वो यहाँ किनान का रास्ता रोक लेता है और उन सभी से कहता है कि मेरे होते हुए कोई भी यहाँ इस एल्केमी हॉल में इस तरह की ईवल हरकत नहीं कर सकता। जिसने भी यहाँ पे बुरे कांड किए हैं उन सबको सजा मिलेगी। लेकिन यहाँ किनान ये देख करके दंग रह जाता है कि ये जो टीम लीडर है वो और कोई नहीं बल्कि उसी का दोस्त रॉन है, कि यहाँ के एल्केमी हॉल के लॉ इन्फोर्समेंट का टीम लीडर है। इधर जब यहाँ रॉन की नजर किनान पे बढ़ती है तो उसकी बोलती बंद हो जाती है। चिंजो को लगता है कि ये जो टीम लीडर है यहाँ किनान को बहुत ही बुरी पनिशमेंट देगा, इसीलिए वो उसके सामने ढाल बन करके खड़ी हो जाती है और यहाँ पे रॉन से कहने लगती है कि ये सब कुछ मामला मेरी वजह से हुआ, इसीलिए अगर किसी को सजा मिलनी चाहिए तो वो मुझे दो। कि तभी वहाँ पे वो जोंगकुन खड़ा होता है और यहाँ रॉन से कहने लगता है कि सारी गलती इससे बंदे की है, जिसने काफी एरोगेंट तरीके से मेरे हाथ को ही तोड़ दिया है। मैंने तो उसे एक उंगली तक नहीं लगाई और उसने मेरे साथ ये किया है। तो छोटा मोटा आरोप यहाँ किनान पे लगाने लगता है कि इसने तो मुझे यहाँ जान से मारने की कोशिश की है। अब ये सुन के चिंजो उस जोंगकुन के साथ बहस करने लगती है और ये दोनों ही एक दूसरे को ही दोषी ठहराने लगते हैं। आगे यहाँ पे जोंगकुन उससे कहता है कि यहाँ बहस करने से कुछ नहीं होगा, इसका फैसला मैं इस टीम लीडर के ऊपर छोड़ता हूँ। वही यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं कि कौन यहाँ पे घायल है और कौन यहाँ पे तन के खड़ा है। लेकिन यहाँ रॉन उससे ये कहते हुए कि अब तू मुझे सिखाएगा कि एक टीम लीडर को किस तरह से काम करना चाहिए। क्योंकि वो किनान को यहाँ काफी खौफनाक नजरों से देखते हुए उसके सामने आता है। लेकिन किनान जानता था कि ये रॉन क्या करने वाला है। दोनों जैसे ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं, यहाँ रॉक पेपर और सीजर खेलने लगते हैं। लेकिन इस गेम में भी यहाँ पे जो रॉन होता है किनान को नहीं हरा पाता, इसीलिए वो बच्चों की तरह रोने लगता है और कहता है कि ये बार बार मुझसे जीत कैसे जाता है। अब आगे उसे एल्केमी हॉल के जितने भी डिसाइपल्स होते हैं ये देख के सरप्राइज रह जाते हैं कि आखिर इन दोनों का ये क्या ड्रामा यहाँ पे चल रहा है। आगे यहाँ जोंगकुन जो होता है वो यहाँ चीखने चिल्लाने लगता है और रॉन से कहने लगता है कि तुम जरूर इस लड़के के साथ मिले हुए हो, इसलिए तुम इसका साथ दे रहे हो और मैं इस तरह का यहाँ पे अन्याय नहीं सहूंगा, इसीलिए मैं जा रहा हूँ यहाँ लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के हेड को बुलाने के लिए। लॉ इन्फोर्समेंट के हेड यहाँ पे आएंगे तो वो तुम दोनों को ही इस मिलीभगत के लिए सजा देंगे। आगे यहाँ किनान जो होता है चिंजो से पूछता है कि ये जो बंदा जोंगकुन यहाँ इतना ज्यादा चीख चिल्ला रहा है तो आखिर इस एल्केमी हॉल के रूल के हिसाब से यहाँ पे किस तरह की पनिशमेंट दी जाती है और इस तरह के झगड़े को सुलझाया जाता है। जिस पे चिंजो उसे बताती है कि यहाँ पे अगर डिसाइपल्स के बीच इस तरह का झगड़ा होता है तो इसे रिसॉल्व करने के लिए उन दोनों के बीच एक ड्यूल फाइट कराई जाती है।
इस ड्यूल में यहाँ पे किसी तरह की फाइट कराने के बजाय इनका एल्केमी से टेस्ट लिया जाता है और उन दोनों ही डिसाइपल्स को एक जैसे मटेरियल्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं जो कि सेम क्वालिटी के होते हैं। उन दोनों में से जिसने भी अपनी एल्केमी का यूज करके बहुत ही शानदार फाइनल एलिक्सर कंप्लीट किया होता है, फिर उन दोनों एलिक्सर्स को ही कंपेयर किया जाता है। जिसने हाई क्वालिटी के एलिक्सर्स बनाए होते हैं उसकी जीत होती है। फिर किनान उसे कहता है कि आखिर तुम इन चीजों के बारे में क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम इस लड़की की जगह पे यहाँ पे ड्यूल फाइट करने वाले हो। इधर दूसरी तरफ वो जो जोंगकुंग होता है वो अपनी ही गुस्से की आग में जल रहा होता है और कहने लगता है कि इस नए बंदे ने तो आ करके मेरी पूरी रेपो ही यहाँ पे खराब कर दी है। इधर दूसरी तरफ जिनजो जो होती है वो किनान से कहती है कि तुम्हें यहाँ पे मेरे लिए फाइट करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम पे किसी भी तरह का बर्डन नहीं डालना चाहती, सारा मामला मेरी वजह से हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ पे एज अ डिसाइपल होने की जो स्टेटस है गिव अप करती हूँ और अब से मैं इस एल्केमी हॉल की डिसाइपल नहीं हूँ और यहाँ पे इस होली लैंड से भी चली जाऊंगी, जिसके कारण तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अब ये सुनते ही वो जो जोंगकुन होता है वो किनान पर यहाँ पे दहाड़ी मार मार के हंसने लगता है और किनान से कहने लगता है कि तू तो यहाँ पे इस लड़की का दुम छल्ला निकला, तुम जरूर यहाँ पे एक जाने माने डिसाइपल होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पे एक लड़की के पीछे छुपोगे और उस बेचारी को तुम्हारी वजह से इस पूरे होली लैंड को छोड़ के ही जाना पड़ेगा। तुमने तो इस कमजोर लड़की के पूरे ही फ्यूचर और उसके ड्रीम्स को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। आगे वो चिंजो से कहने लगता है कि तुम तो यहाँ पे बड़े बड़े सपने देख करके आई थी और सभी से कहा करती थी कि तुम इस हॉल की सबसे टॉप एल्केमिस्ट बनोगी, तो आखिर तुम्हारी उस ड्रीम का क्या हुआ जो कि इस बंदे के कारण तुम यहाँ इस पूरे हॉल को ही नहीं बल्कि पूरे होली लैंड को ही छोड़ के जाना चाहती हो। तुम्हारे इस बंदे किनान में जिसे तुम बचाने के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर रही हो उसमें दम नहीं है तुम्हारे लिए ड्यूल फाइट करने की। ये सुनते ही यहाँ चिंजो को चढ़ जाता है बहुत बुरा वाला गुस्सा और वो उसे हिट करने के लिए अपना हाथ उठा देती है, लेकिन यहाँ पे जो किनान होता है उसे रोकता है, जिसमें चिंजो उसे कहती है कि अब मुझे मत रोको, मैंने यहाँ पे इसकी बहुत सारी बदतमीजियों को अब तक मैं सहते आ रही हूँ, तुमने मेरी कई बार मदद की है और इस बार मुझे ये लड़ाई खुद लड़नी है। आगे किनान उस यांगकुन से कहता है कि तुम एक हाई लेवल के एल्केमिस्ट होने के कारण इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पे किसी भी डिसाइपल को इस तरह से बुली कर सकते हो। एक हाई लेवल का एल्केमिस्ट होने का ये मतलब नहीं कि तुम अपनी मर्जी से यहाँ पे जो चाहो वो कर लो। जिसमें वहाँ ये कहते हुए उस एल्केमी हॉल का लीडर एंट्री करता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा है, एक हाई लेवल का एल्केमिस्ट होने का ये मतलब नहीं कि वो जो चाहे अपनी मर्जी से यहाँ पे करता रहे। सबके लिए यहाँ पे रूल्स और नियम कानून एक ही और सबको उसे फॉलो करना होगा। आगे ये बंदर की शक्ल वाला वही बंदा होता है जिसने किनान को पिछले दिन एल्केमी हॉल में जाने से मना किया होता है और किनान को ऐसे घूर रहा होता है जैसे कि उसके साथ इसकी जन्मों जन्मों की दुश्मनी हो। इसके आते ही वो किनान को यहाँ पे लेक्चर देने लगता है। आगे किनान यहाँ उससे पूछने लगता है कि यहाँ पे किस तरह की फाइट कराई जाती है और फिर कौन कितने ज्यादा हाईएस्ट लेवल का एल्केमिस्ट है इसे जज कौन करता है। जिसके जवाब में वो एल्केमी हॉल का एल्डर कहता है कि तुम्हें एक ऐसे ऑब्सीडियन मीन्स कि एक ऐसे पत्थर को क्रिएट करना होगा जिसकी जो एनर्जी होगी वो किसी ज्वालामुखी की तरह होगी। फिर आगे किनान उससे पूछता है कि उस ऑब्सीडियन पत्थर के ग्रेड को कौन जज करेगा। इस पे वो एल्डर वहाँ पे कहता है कि ऑब्वियसली इस पूरे हॉल का मैं लीडर हूँ, तो उस ऑब्सीडियन पत्थर को मैं देख करके जज करूंगा वो किस ग्रेड और किस लेवल का बनाया गया है। अब इस पे किनान यहाँ हंसते हुए उससे कहने लगता है कि ओ तो तुम हो यहाँ पे इसकी अथॉरिटी को संभालने वाले। जिस पे आगे का किनान कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं इस पूरे एल्केमी हॉल के सारे डिसाइपल्स के बीच ये अनाउंसमेंट करता हूँ कि मैं तुम्हारी इस एल्केमी हॉल के रूल्स को फॉलो करते हुए तुम लोगों से उस लड़की के लिए फाइट करूंगा। सारी चीजें ही यहाँ पे पेश की जाएं जिसका यूज करके कोई ऑब्सीडियन पत्थर बना सकता है। किनान ने यहाँ सभी के सामने उस एल्डर को और उस जोंगकुन को खुला चैलेंज दे दिया होता है। अगले एपिसोड में वो किस तरह से यहाँ पे अपने एल्केमी स्किल्स का जो कि अभी उसके पास इतनी ज्यादा इम्प्रूव नहीं हुई है, क्या वो ऑब्सीडियन पत्थर बना पाएगा या नहीं, ये तो जानेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तो एपिसोड शुरू होता है। यहाँ पे वो एल्केमी हॉल का जो एल्डर तायान होता है वो यहाँ किनान से कहने लगता है कि तुम्हारी इतनी क्या ही औकात कि तुम मेरा मुकाबला करो। इस पे वो जोंगकुन भी उसका साथ देते हुए किनान से कहने लगता है कि तुम एक नौसिखिए हो, हम लोग एल्केमी के दैन लेवल पे हैं, तुम हमारी तो एक उंगली के नाखून के बराबर भी नहीं और बड़े आए हमसे एक लेजर बनाने में कम्पीट करने वाले। जिस पे वो एल्डर तायान कहता है कि जब किनान ये चाहता है तो मुझे उससे ये फाइट करने में कोई एतराज नहीं। इस एलिक्सर बनाने की फाइटिंग के लिए उसे कुछ शर्तें यानी कि कंडीशंस रखनी होगी। जिस पे किनान कहता है कि तो फिर ठीक है, कंडीशन ये होगी कि अगर मैं किनान लूज कर जाता हूँ इस एल्केमी कंपटीशन को तो मैं यहाँ सबके सामने कहता हूँ कि तुम्हारे सामने अपने घुटने टेक करके तुमसे माफी मांगूंगा।
लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें सबके सामने यहाँ चिंजो के सामने घुटने टेकना होगा और अपनी गलती के लिए मुझसे माफी भी मांगनी होगी। अब ये सुनते ही वो जो जाओगुन होता है वो और भी भड़क जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हमें ये कहने की कि तुम्हारे सामने घुटने टेक के माफी मांगेंगे। तुम एक चींटी के लेवल के बराबर भी मेरे सामने नहीं हो और तुम इतनी एरोगेंस मुझे दिखा रहे हो। इस पे किनानो उसे एक तगड़ा जवाब देता है कि एरोगेंस मैं नहीं बल्कि तुम लोग यहाँ पे दिखा रहे हो। यहाँ पे इस तरह से रूल्स तुम लोगों ने बनाए हैं जिसका यूज करके तुम लो लेवल के कल्टीवेटर्स को यहाँ पे बुली कर रहे हो, अपनी पावर का एडवांटेज दिखाते हुए। अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके तुमने न जाने यहाँ पे कितने के फ्यूचर्स बर्बाद किए होंगे। इसीलिए तुम जैसे लोगों की कैरेक्टर ही चीप होते हैं, ना कि मेरा। मैं तो सिर्फ यहाँ पे तुमने जो मेरे साथ किया है उसी का जवाब दे रहा हूँ ताकि ये तुम्हारे जो खोखले यहाँ पे रूल्स है इन्हें तोड़ सकूं। सो मैं तुम्हें यहाँ पे चैलेंज करता हूँ, हिम्मत है तो इसे एक्सेप्ट करके दिखाओ। अब किनान के इस बात पे वो जो तायान रहता है वो हंसने लगता है और उसे कहता है कि ठीक है तुम्हारी चैलेंज को एक्सेप्ट किया जाता है। जीतने वाला यहाँ पे किंग होगा और हारने वाला विलन होगा, लेकिन सिर्फ घुटने पे बैठ के माफी मांगने की कंडीशन काफी नहीं है। एक शर्त मैं और भी ऐड करना चाहता हूँ, अगर तुम हार जाते हो तो तुम अपने पूरी लाइफ टाइम के लिए मेरी यांग फैमिली के यहाँ सर्वेंट बन के रहोगे। और रही बात मेरे हारने की, तो ये तो सवाल भी पैदा नहीं होता कि मैं यहाँ पे हार जाऊंगा क्योंकि तुम ही हारने वाले हो। यहाँ तो वो जो एल्डर होता है वो कसम खा लेता है कि वो यहाँ किनान को अपनी यांग फैमिली का स्लेव बना के ही रहेगा। आगे वो कहता है कि अगर तुमने मेरी ये कंडीशन मान ली है तभी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना। अब यहाँ किनान भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट के साथ हाँ बोल देता है। यहाँ पे एल्केमी हॉल के जितने भी धुरंधर डिसाइपल्स होते हैं सब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं उस एल्केमी की फाइट को देखने के लिए, जहाँ पे उन लोगों को एक हाई लेवल का एलिक्सस बना के दिखाना होगा। अब वहाँ इतनी भीड़ जो जमा हो गई होती है, सारे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर ये किनान की इतनी हिम्मत आखिर आ कहाँ से गई। ये एक कमरेड लेवल के डैन एल्केमिस्ट को इतना बड़ी टक्कर देने के लिए ये चैलेंज कर रहा है। किनान जैसे नौसिखे के लिए तो उसे हराना इम्पॉसिबल होगा। इतनी भीड़ देख करके वहाँ पे एक लड़की की एंट्री होती है जो कि हायर लेवल की कल्टीवेटर है। इन सब की ही एल्केमी हॉल में सीनियर होती है जिसे सभी सिस्टर चेन कहते हैं। उसके आते ही यहाँ पे सभी उसके सामने सफाइयाँ पेश करने लगते हैं और उसे सारा मामला बताया जाता है कि यहाँ पे एक एल्केमी फाइट होने वाली है। अब सारा मामला सुन के वो जो सिस्टर चेन होती है वो उसे एल्डर तायान पे भड़कने लगती है कि तुमने आखिर यहाँ पे किस तरह के रूल्स इन लोगों को बताए हैं। दूसरे स्कूल का जो डिसाइपल होगा वो एल्केमी हॉल के स्कूल के साथ कैसे कम्पीट कर सकता है। किनान अभी भी यहाँ पे आया है इसीलिए उसे रूल्स के बारे में नहीं पता है। तुम लोगों ने उसे ये चैलेंज एक्सेप्ट करवाने के लिए आखिर किस तरह के रूल्स की पट्टी पढ़ाई है। अब ये सुन करके सारे डिसाइपल के बीच एक ही बात खुसुर फुसुर होने लगती है कि आखिरकार ये किनान अपने आप को समझता क्या है। वो अभी यहाँ पे इस होली लैंड में आया है। एल्केमी की प्रैक्टिस करने के लिए एक कल्टीवेटर को 100 साल से भी अधिक का समय लगता है, लेकिन ये आते ही यहाँ पे इन लोगों को कैसे चैलेंज कर सकता है, वो भी एक हाई लेवल का एलिक्सर बनाने के लिए। यहाँ पे किनान सिस्टर चेन से कहता है कि भले ही मैं एक ऑर्डर डिसाइपल हूँ, लेकिन इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने की पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। इसीलिए मैं इन लोगों के साथ कम्पीट करना चाहता हूँ ताकि इन्हें बता सकूं कि बुली करने का क्या अंजाम होता है और आइंदा ये किसी को बुली करने तो क्या उसकी तरफ नजर उठा के देखेंगे भी नहीं। जिसपे सिस्टर चेन यहाँ किनान पे भड़कने लगती है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, क्या तुम पागल हो गए हो जो कि मुंह उठा के यहाँ पे एल्केमी हॉल में कम्पीट करने के लिए आ गए। तुमने कभी एल्केमी की प्रैक्टिस भी की है, तुम जानते हो कि एक लेजर को कैसे रिफाइन किया जाता है। जिसपे वो एल्डर यहाँ तायान जेन से कहने लगता है कि जब वो किनान यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है तो तुम यहाँ पे अपनी टांग क्यों अड़ा रही हो। ये हमारे बीच की बात है, उसे मेरे साथ कम्पीट करने दो। उसे एक चांस तो मिलना ही चाहिए ताकि ये पता चले कि उसने कितने गलत बंदे से पंगा ले लिया है। तो सिस्टर चेन उसे कहती है कि तुमने अब तक इस एल्केमी हॉल में ना जाने कितने डिसाइपल्स को यहाँ पे बुली किया है, तो क्या ये काफी नहीं था कि तुम अब एक ऑटर डिसाइपल को भी यहाँ पे इस तरह से कंडीशन में डाल रहे हो। तुम जानते भी हो ये किनान क्या चीज है, अगर इसके साथ कुछ गड़बड़ी हो गई तो तुम्हें इस होली लैंड का जो लॉर्ड है वो नहीं छोड़ेगा। जिसपे वो एल्डर तायान कहता है कि इस चैलेंज को देने वाले हम नहीं बल्कि इसी किनान ने हमें ये चैलेंज दिया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इससे इतना बड़ा सीनियर लेवल का कल्टीवेटर हूँ, मैं इसकी चैलेंज को एक्सेप्ट ना करूँ। और वैसे भी इसने मेरे एल्केमी हॉल के एक मेरे फेवरेट स्टूडेंट पे हाथ उठाने की कोशिश की है, इसीलिए इसे सबक सिखाना तो बनता है। इसने यहाँ मेरे स्टूडेंट को बुली करने की कोशिश की है, इसीलिए इस एल्केमी हॉल का एल्डर होने के नाते इसे अच्छा सबक सिखाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
जिस पे सिस्टर चेन जो होती है यहाँ किनान को फिर से समझाने लगती है कि तुम अभी बहुत ही ज्यादा यंग हो, इस तरह के जज्बात में आकर के यहाँ फैसले नहीं लिए जाते। तुम्हें ये समझना होगा कि ये कोई नॉर्मल अल्केमिस्ट नहीं है। ये जो एल्डर से तुम मुकाबला करने वाले हो ये दानदाओ लेवल के अल्केमिस्ट है। सो बेटर यही होगा कि तुमने जो यहाँ पे किया है इसके लिए तुम इनसे माफी मांगो और मामले को यहीं पे रफा दफा कर लो। अगर तुम इनसे माफी नहीं मांगते तो तुम्हारे साथ जो भी यहाँ पे हुआ है इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ और इस मामले को यहीं पे रफा दफा करो। इस पे किनान उनसे कहता है कि इसमें आपकी गलती नहीं है, ना ही आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। आपका माफी मांगना कोई बात ही नहीं बनता और आज मैं इन दोनों इवल पार्टीज को ये बता करके रहूंगा कि आखिर इनका ये बुली करना कितना बुरा है और किसी भी हाल में मैं इनसे फाइट करके तो रहूंगा ही। और आप जो मेरे लिए ये चिंता कर रही हैं उसके लिए थैंक यू, लेकिन कुछ ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं जिन्हें इंसान को खुद ही लड़ना पड़ता है, चाहे मैटर कुछ भी हो। और मैंने ये अल्केमी के जो नए रास्ते में कदम रखा है इसमें तो इस तरह के चैलेंजेस आएंगे ही, इसलिए मैंने अपने अल्केमी पाथ की शुरुआत इन्हीं को चैलेंज देकर की है। अब यहाँ पे सिस्टर चेन जो होती हैं इन दोनों ही अड़ियलों को समझाते हुए थक जाती हैं और यहाँ किनान से कहने लगती हैं कि तुम्हें समझाने से कोई फायदा नहीं है, तुम एक टाइगर के सामने भिड़ना चाहते हो, वो भी एक मेमने की शक्ल में। लेकिन जब तुम्हारे अंदर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो इस अल्केमी कॉम्पिटिशन में मैं भी पार्टिसिपेट करूंगी और इस कंडीशन पे कि अगर मैं यहाँ पे जीत गई तो तुम दोनों ये जो यहाँ पे अड़ियलों की तरह मेरे सामने बहस कर रहे हो, तुम दोनों ही फिर मेरे अल्केमी डिसाइपल्स बनोगे और मुझे अपना गुरु कंसिडर करोगे और फिर मैं तुम लोगों को फिर बताऊंगी कि असली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। अभी यहाँ इन तीनों के बीच सारी शर्तें तय हो जाती हैं और पूरा ग्राउंड खाली कर दिया जाता है उस अल्केमी के कंपटीशन के लिए। वहाँ पे अल्केमी की प्रैक्टिस करने के लिए अलग अलग तरह की हांडियां रखी जाती हैं। तीनों ने यहाँ एलिक्सर्स को रिफाइन करने के लिए अपनी अपनी पोजीशन ले ली थी। कंपटीशन स्टार्ट होता है और सबसे पहले वो जो जाकुन होता है वो अपनी अल्केमी की प्रैक्टिस शुरू करता है। उसकी एक स्पिरिचुअल हैंड की मार्शल स्पिरिट होती है। निकलने वाली ग्रीन फायर जो होती है वो तुरंत 1 सेकंड में उस हांडे में आग लगा देती है और फिर वहाँ पे वो एलिक्सर को रिफाइन करना शुरू कर देता है। उसकी स्किल्स को देख करके दूसरे स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे यकीन नहीं आता है कि आखिर ये जो जाकुन है इसने अपने आर्म मार्शल स्पिरिट को इतना ज्यादा इम्प्रूव कैसे कर लिया, वो भी इतने कम समय में। हम सभी एक ही क्लास में पढ़ते हैं तो ये आखिरकार कब प्रमोट होकर के नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू कर गया ये हमें पता ही नहीं चला। दूसरा स्टूडेंट उससे कहता है कि इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है, ये जो यहाँ जाकुन है हमारे एल्डर ताइयान का चमचा है और उसका दुम छल्ला बना फिरता है। जाहिर सी बात है उस एल्डर के इर्द गिर्द रहने से इसे कुछ फायदा तो होगा ही। अब आगे हमें उस एल्डर ताइयान को दिखाया जाता है जो कि एक दाव लेवल का अल्केमिस्ट है। इसकी तो एक आवाज के साथ ही उसकी जो मार्शल स्पिरिट होती है वो और भी ज्यादा तेजी से यहाँ एलिक्सर को रिफाइन करने लगता है। यहाँ वो एल्डर जो होता है वो अपनी ही इस अल्केमी की टेक्निक पे प्राउड कर रहा होता है। ये हमारी यंग फैमिली का एक ऐसा सीक्रेट टेक्निक है जिसे फर्स्ट विंड पावर कहते हैं। इसे मास्टर करने में ही उसे 10 सालों का समय लग गया और इस टेक्निक से जो एलिक्सर बनाए जाते हैं इसका कोई तोड़ तो है ही नहीं। यहाँ उस एल्डर की जो मार्शल सोल होती है वो ऑटोमेटिकली उस अल्केमी के फायर को कंट्रोल कर रही थी। इधर हमें सिस्टर चेन को दिखाया जाता है जो कि हूबहू थोड़ी बहुत इसी टेक्निक का ही यूज कर रही होती है जिसे यिंग यांग कहते हैं। उसने आग और पानी का यूज करके यहाँ एलिक्सर को रिफाइन करना शुरू कर दिया था। उसकी ये जो मार्शल स्पिरिट होती है वो इसी आग और पानी की ड्यूअल फ्लो अल्केमी स्पिरिट होती है। किसी भी ड्रग एलिक्सर को बनाने के लिए इस तरह की एनर्जी को मेंटेन रखता है। इसमें ग्रेट पोटेंशियल होते हैं। इस सिस्टर चेन के द्वारा ही बनाए गए जो एलिक्सर होगा उस यांग ताइयान को टक्कर दे पाएगा। चिंजो इन्हीं दोनों की प्रैक्टिस को देख करके यहाँ पे रॉन से डिस्कशन कर रही होती है। इधर हम दूसरी तरफ किनान को देखते हैं जो कि बिल्कुल नौसिखी की तरह कभी सिस्टर चेन की तरफ देख रहा होता है, कभी उस एल्डर ताइयान की तरफ। उसकी इस ताका झाकी को देखते हुए वो जो एल्डर ताइयान है उससे कहने लगता है कि बड़े बुरे फंसे हो यहाँ पे आके, ये तो अल्केमी का ए भी नहीं जानता और आया बड़ा हमसे कम्पीट करने वाला। लेकिन भले ही किनान इन दोनों को गौर से देख रहा होता है लेकिन उसके चेहरे पे यहाँ नर्वसनेस का इन भी नहीं होता। अपनी वही सारी हर्ब्स निकाल ली होती है जो कि उस ब्रॉन्ज मिरर के अंदर रह रही लड़की दंती ने उसे दिया था। उसने एक ऐसे हर्ब प्लांट का यूज किया होता है जिसे देख करके वहाँ सभी के सभी दंग रह जाते हैं कि ये प्लांट तो ताओ का लेजेंडरी प्लांट है। ये यहाँ किनान जो होता है वो बिना किसी अल्केमी हांडी के हुई वो उसे हवा में ही रिफाइन करने लगता है। इसे देख करके यहाँ पे सिस्टर चेन समझने लगती है कि ये बंदा तो यहाँ पे सचमुच कुछ नहीं जानता। ये बिना किसी फर्नेस के आखिर एक लेजर को कैसे रिफाइन कर सकता है। हालांकि इसने जिस मटेरियल हर्ब का यूज किया है वो उस मटेरियल में कुछ दम तो है,
लेकिन मैंने तो सोचा था कि ये इतनी कॉन्फिडेंट से इस कंपटीशन में पार्ट लेना चाहता है तो इस बंदे में कुछ न कुछ दम तो जरूर होगा, लेकिन इसे अल्केमी का तो बेसिक फोर्सेस को ही कैसे यूज करना है यही नहीं पता है। लगता है इसने खुद को इस कंपटीशन में जबरदस्ती ही झोंक दिया है। अब यहाँ सारी डिसाइपल्स यहाँ किनान की इस हरकत पे हैरान भी होने लगते हैं कि आखिर ये बिना कढ़ाई के कर क्या रहा है। यहाँ किनान की इस हरकत को देख करके वो जो एल्डर ताइयान होता है वो मन ही मन काफी खुश था। मैं एक 2 लेवल का कल्टीवेटर होते हुए भी आखिर यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक ऐसे इडियट से कम्पीट कर रहा हूँ कि एलेक्सा को रिफाइन करने के लिए किसी हांडी का भी यूज नहीं कर रहा। उसके इतना कहते ही एपिसोड यही फिनिश होता है। सो गाइज आज के एपिसोड में तो उतना कुछ ज्यादा था नहीं, लेकिन अगले इस एपिसोड में हमें ये जरूर पता चलेगा कि आखिर उस कंपटीशन में जाने के लिए यहाँ पे किनान इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस क्यों था, क्या था उसके पास जिसके कारण वो इतने आत्मविश्वास से इस कंपटीशन में खुद को झोंक देता है। मैं हाई लेवल के अल्केमी कल्टीवेटर के साथ वो कम्पीट कर रहा है। जानेंगे हम इसके नेक्स्ट एपिसोड पे। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको जरा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना। बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।